जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की क्लास का आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। आदिकाल की ये जो क्लास है दोस्तों, ये 6वीं क्लास होने वाली है। 5 क्लास इससे पहले हम सभी लोग पढ़े हैं। इस क्लास में भी हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारणकाल। ठीक है, 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारणकाल का नाम दिया है। इसी तरह से अगर मिस्र बंधुओं की बात की जाए तो उन्होंने जो है 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के कालखंड को जो है आरंभिक काल माना है। आरंभिक काल, ठीक है। किसने? तो मिस्र बंधु ने। बात की जाए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल। इसकी समय सीमा उन्होंने मानी है संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है। बात करें दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1000 से 1350 तक माना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौमचर्यु जो है किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइएगा। पौमचर्यु ये किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैन कवि स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पौमचर्यु जो है ये स्वयंभू की रचना है। ये जो है रामकथा पर आधारित एक महाकाव्य है। क्या है? तो महाकाव्य है, एक महाकाव्य है, रामकथा पर आधारित है। इसे जो है अपभ्रंश भाषा का पहला प्रबंध महाकाव्य माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का जो है ये पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे? बताइएगा, सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे दोस्तों? तो सराहपा को जो है सिद्धों में सबसे पुराने कवि माना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। राहुल सांकरतैन ने सराहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या यहाँ पर 84 है। कितने सिद्ध हैं? सिद्ध जो है 84 माने जाते हैं, जिसमें से 80 पुरुष हैं और 4 जो है स्त्री सिद्ध मानी गई हैं। देखिएगा 84 जो हैं। इसका केंद्र की अगर बात करें, सिद्धों का केंद्र क्या है, ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो श्री पर्वत जो है इसका केंद्र था, यह है इसका केंद्र। सिद्धों का केंद्र अगर पूछा जाए तो श्री पर्वत सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, सरोज वज्र और राहुल भद्र जो है सराहपा के 2 नाम अन्य हैं, इनके नाम भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो सरोज वज्र एक नाम है, दूसरा नाम है दोस्तों राहुल भद्र। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो सराहपा को जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान और शाहजहान शाखा का प्रवर्तक भी माना गया है। ये सभी सराहपा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीरगाथा कालीन रासो काव्य में जो है किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है? तो आश्रयदाताओं की अतिरंजना पूर्ण जो है वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रतिपादन जो है इस विषय का वर्णन बिल्कुल भी वीरगाथा कालीन रासो काव्य में नहीं किया गया। युद्धों का सजीव वर्णन खूब अच्छी तरह से किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइएगा, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, नरपति नाल जो है वो बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, नरपति नाल। इसमें जो है भोज प्रसार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह और वियोग और उनके पुनर्मिलन की कथा को जो है दर्शाया गया है। देखिए, इसकी रचना जो है संवत 1212 में हुई है। कब हुई है? संवत 1212 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
बीसल देव रासो ग्रंथ में किस शैली का प्रयोग किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा गया है किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो सरस शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए बीसल देव रासो ग्रंथ में जो है बीसल देव की पत्नी कौन है, बताइएगा। बीसल देव की पत्नी कौन है दोस्तों? इसमें जो है जो भोज प्रसार की पुत्री राजमती थी, वही इनकी जो है बीसल देव रासो की पत्नी थी। क्या नाम हो जाएगा? राजमती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे, बताइएगा। राजमती से रूठकर जो है बीसल देव कहाँ गए थे? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए बीसल देव रासों में जो है बीसल देव और राजमती के विवाह जो हुआ था, उसके बाद में वियोग और पुनर्मिलन की जो कहानी है उसको दिखाया गया है। इस रासों के दूसरे खंड में जो है ये बताया गया था कि बीसल देव जो हैं वो जो है राजमती से रूठ करके उड़ीसा चले गए थे, जहाँ से 1 साल बाद लौटे थे। तो कहाँ गए थे? उड़ीसा गए थे। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, बताइएगा। कौन सा प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो बीसल देव रासो हमने अभी बताया था, बीसल देव रासो में जो है भोज प्रसार की पुत्री राजमती और अजमेर के जो चौहान राजा बीसल देव तृतीय हैं, उनके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो इसी में जो है काव्य प्रेम में काव्य और श्रृंगार काव्य का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में आलखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रसिद्ध है, बताइएगा। आलखंड के नाम से सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। देखिए परमाल रासो जो है ये आलखंड के नाम से जो है प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। तो परमाल रासो ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा रचना की बात करें तो 13वीं शताब्दी में इसकी रचना जो है महोबा के राजा परमाल देव और के जो दरबारी कवि हैं दोस्तों जगनिक ने की थी इसकी रचना पूछी जाए किसने की, तो जगनिक की रचना है ये। ठीक है, देखिए इसमें महोबा के जो 2 वीर आला और उदल हैं, उनके जो है वीरता का जो वर्णन है पूरी तरह से किया गया है। जगनिक ने जो है इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, आलखंड नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार बताइए कौन है, तो जगनिक हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में अभी मैंने बताया। अगला प्रश्न देखिए, आला और उदल नाम के 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण जो है लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए किस ग्रंथ में मिलता है, तो परमाल रासों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है आला और उदल किस राजा के सामंत थे, बताइएगा। तो आला और उदल जो है चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों। पंक्तियां हैं 12 बरस लव कुकर जीवे 16 लव जिए सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से ली गई है, बताइए दोस्तों किस ग्रंथ से ली गई है। प्रश्न नंबर 14 सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, परमाल जो है रासो ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, परमाल रासो। अगला प्रश्न देखिए, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, बताइए। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम दोस्तों पृथ्वीराज रासो है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखिए इसके रचनाकार की बात करें तो चंद बरदाई इसके रचनाकार हैं। कौन रचनाकार हैं? चंद बरदाई। ठीक है, चंद बरदाई की रचना है, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और वीर रस का जो है सर्वश्रेष्ठ ये महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बताइएगा। दलपति विजय, नरपति नाल, चंद बरदाई। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं। ये जो ग्रंथ है दोस्तों पृथ्वीराज रासो ये पहला महाकाव्य भी माना जाता है। कभी कभी इसमें सर्ग पूछे जाते हैं तो 69 सर्ग इसमें हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, बताइएगा। शुक्ल ने जो है हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो गोरखनाथ को, आमिर खुसरो, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई को। प्रश्न नंबर 17 सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए चंद बरदाई को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, चंद बरदाई ऑप्शन नंबर डी। और इनका जो ग्रंथ है दोस्तों चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसको जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य
कहने वाले आलोचक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइएगा, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराणा पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि थे चंद बरदाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? बताइए क्या किसके प्रति अनुरक्त थे? तो कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के प्रति जो है अनुरक्त थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? सोमेश्वर इनका नाम था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो जो है ये कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? तो इसमें जो है 2500 पृष्ठ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और 69 सर्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं पूछा गया? तो 69 सर्ग हैं दोस्तों। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, पूछे जा सकते हैं इसी तरह के। तो पृथ्वीराज रासो में किस रस का प्रयोग किया गया है? आप सभी को पता होगा जो है वीर रस का प्रयोग इसमें किया गया है। किस रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस। अगला प्रश्न देखिए, खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइएगा, खुमान रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 25। तो दलपति विजय जो है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया, खुमान रासो की रचना कौन सी भाषा में की गई है? बताइए, खुमान रासो की रचना जो है राजस्थानी भाषा में की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खुमान रासो में कितने छंदों का वर्णन किया गया है? बताइए, कितने छंदों का वर्णन किया गया है? तो 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। रासो नाम किस शब्द से बना है? बताइएगा, रासो नाम जो है किस शब्द से बना है? तो रसायन शब्द से बना है रासो नाम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? बताइएगा, आदिकाल की कौन सी रचना इसमें से है? प्रश्न नंबर 29। तो कीर्तिलता जो रचना है दोस्तों ये आदिकाल की रचना है। ये किसकी है रचना? तो विद्यापति की रचना है। ठीक है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों, अभट्ट भाषा की ये जो रचना है, और विद्यापति की जो है पहली रचना ये मानी जाती है। ठीक है, पहली रचना। इसकी रचना वर्ष की अगर बात करें तो 1380 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब हुई थी? 1380 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस जो है कौन सा था? बताइएगा, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जो इस प्रश्न का उत्तर सही देगा, सबसे पहले देगा, उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इसका उत्तर पता चल सके। तो आज की क्लास की हम सभी लोग समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।